हेलो एवरीवन, आज हम आगे की वन लाइनर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि उसका तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो ये कह रहा है आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे आगे कह रहा है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो ये पहले वाला अभी आंसर सेम है और सेकंड वाले का भी। आगे है, पृथ्वी पर पड़ने वाली वायुमंडल दबाव का कारण क्या है, तो वायुमंडल दबाव का कारण है गुरुत्वाकर्षण। फिर आगे है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर आपके भार क्या लगाया जाएगा, तो जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आगे आगे कह रहा है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराएं, तो पृथ्वी पर दोनों क्या होंगी, एक ही समय आएंगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों चीज साथ ही साथ पृथ्वी पर आएंगी, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो, अगर एक ही जगह से एक ही सेम ऊंचाई से डाली गई है तो। आगे कहता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, तो जो लोलक घड़ियां हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, तो ये कह रहा है गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसकी लोलक में लगा समय बढ़ जाता है। मतलब जो उसमें जो लोलक लगा होता है उसकी क्या होता है, गर्मियों में बढ़ जाता है और सर्दियों में सिकुड़ जाता है, तो जो बढ़ जाता है तो इस वजह से क्या है, वो समय उसका बढ़ जाता है घड़ी का। आगे, समान गति से जा रहे जहाज में यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, तो जब बम गिराया जाएगा और बम गिराया जाएगा अगर कोई ऊंचाई से और जहाज से कोई बम गिराएगा, अगर वो जब तक वो धरती में आएगा, धरती पर जहां गिरेगा वहां उसी वो जब बम गिरेगा उसके जस्ट ऊपर ही वो प्लेन होगा, अगर उस टाइम जब बम गिराया गया। तो ये कह रहा है आगे, तो ये बताता है, समान गति से जा रहे जहाज है, यदि एक बम नीचे गिराया जाता है मतलब उसी गति पे चलता रहता है और बम गिरा दिया जाता है, जब बम नीचे पहुंचेगा तो वो जहाज जस्ट उसके ऊपर होगा। आगे, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा तो कहाँ होगा, ये ध्रुवों पे होता है सबसे ज्यादा। आगे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी पर चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है, तो इस वजह से हमारा बढ़ता है और वहाँ क्या होगा, घट जाएगा। अगर यहाँ से चीज ले जाई जाएगी तो वहाँ चंद्रमा पर भार घट जाएगा। आगे आता है, जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो अगर पृथ्वी पर लाया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा और चंद्रमा पे ले जाएंगे तो घट जाएगा। आगे, किसी व्यक्ति का अंतरिक्ष में भार क्या होगा, शून्य, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आगे, एक भारी गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा गया है, जल में इसका भार क्या होगा, तो अगर जल में, अब ये कह रहा है जल में उस चीज का भार क्या होगा गुब्बारे का, तो क्या होगा, शून्य होगा। आगे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान तो वही है पर त्रिज्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, त्रिज्या अगर कम हो जाएगी तो। आगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, गुरुत्व जनित त्वरण जी बराबर 10 m बटे एस स्क्वायर है, तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी बटे 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये होगा 10 किग्रा। आगे, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या है, तो माइनस 10 किग्रा है। तो पारसेक इकाई है, जो पारसेक है उसकी इकाई क्या मानी जाती है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आगे, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, तो लोलक की जो काल अवधि है वो किस पर निर्भर करती है, तो उसकी लंबाई पर। अब इसमें आगे क्वेश्चन आया था ना घड़ी वाला, घड़ी लगी होती, घड़ी में लोलक लगा होता है पर गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाता है, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इसमें बताया गया है लोलक की लंबाई के ऊपर है। आगे, पेंडुलम घड़ी तेज दौड़ सकती है सर्दियों में, कब दौड़ेगी, सर्दियों में, क्योंकि उसका जो लोलक है उसकी लंबाई कम हो जाएगी तो क्या जल्दी दौड़ेगी। आगे, एक एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है, लड़की के खड़े हो जाने पर प्रबल आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, कम दूरी तक जाएगा झूला। आगे, लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा, अब वो अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आगे, चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं, तो अगर उसका भार तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया जाता है तो चंद्रमा वहाँ तो उसका भार अलग होगा और यहाँ पृथ्वी पे अलग होगा, तो भार यहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 62 किग्रा है तथा चंद्रमा पर भार 10 किग्रा है, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, तो शून्य, जीरो होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में इसका भार शून्य हो जाएगा, कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। आगे, आवाज की माप का मात्रक क्या है, तो आवाज किससे नापी जाती है, तो डेसिबल से, जो साउंड नापा जाता है वो डेसिबल से नापा जाता है। आगे, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, तो घनत्व की वजह से क्यों होता है, घनत्व की वजह से, तो कह रहा है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि घनत्व कम हो जाता है।
अब हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो ये तरंगों की आवृत्ति नापने की यूनिट है। दाब दाब, तापमान, आर्द्रता एवं घनत्व में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ध्वनि के वेग का किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब पर। आगे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप एवं जल में से किस माध्यम में पृथ्वी अपेक्षाकृत चलती है, अपेक्षाकृत तेज चलती है, तो कह रहा है लोहे की छड़। तो कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप एवं जल में से किस माध्यम में ध्वनि ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलेगी, तो लोहे की छड़ से। फिर आगे है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जाती है, वो सोनार से। जो समुद्र की गहराई है वो किससे पता की जाएगी, सोनार से। फिर आगे है चमगादड़ में क्या पाया जाता है, तो प्रासंगिक ध्वनित यंत्र पाया जाता है, जिससे वो रात में उड़ सकते हैं। तो क्या पाया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि यंत्र। आगे फिर कह रहा है ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, तो इस्पात में इसका क्या होगा, अधिक होगा वेग। आगे कह रहा है जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का उपयोग करता है वो कौन है, वो चमगादड़ है। चमगादड़ क्या करता है, जो पराश्रव्य तरंग है उनको एब्जर्व करके वो पता लगा लेता है, तभी तो वो नाइट में उड़ सकता है। दूरदर्शी के ध्वनि संकेत होते हैं, जो टीवी है उसके ध्वनि संकेत क्या होंगे, आवृत्ति मांडलिक। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, ये है आवृत्ति मांडलित है, तो ये उसके ध्वनि संकेत में होंगे। दूरदर्शी टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं तो आवृत्ति मांडलित होते हैं। आगे निम्नजित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब समुद्र के अंदर कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो वो सोनार का। आगे कह रहा है ध्वनि किस माध्यम से होकर गुजरती है, तो ये निर्वात होकर गुजरती है। शोर को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। फिर है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, ये होती है 20,000 केजी के ऊपर। तो ये पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो ये होगी 20,000 डेसिबल के ऊपर होगी। आगे ध्वनि का तात्पर्य किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। ध्वनि किस पर निर्भर करेगी, ध्वनि कम ज्यादा होना किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। आगे है शिकार परवच्छियों का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिध्वनि निर्धारण, मतलब जो ध्वनि से ही पता कर लेते हैं वो कौन कहाँ है और कौन सी चीज क्या है। तो ये कौन कौन यूज करते हैं, तो ये चमगादड़ यूज करता है और डॉल्फिन। आगे ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक सामान्य मानव कान पहचान सकते हैं व्यक्त की जाती है, तो वो कितनी डेसिबल तक इंसान है उसे मानव सुन सकता है और पता लगा सकता है, तो वो 10 डेसिबल तक। आगे कह रहा है ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो ये परावर्तन जिम्मेदार है, इससे ध्वनि की गूंज होती है। आगे है ध्वनि तरंगों का सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है, तो ये ठोस में होगा, ठोस में ज्यादा होता है। फिर कह रहा है 10 डेसिबल से 20,000 डेसिबल की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ये श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। फिर क्या कह रहा है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो ये होती है 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। तो ऊपर वाला क्वेश्चन कह रहा था कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं, तो ये श्रव्य ध्वनियां कहते हैं, मतलब सुनी जाने वाली ध्वनि कहते हैं। फिर आगे कह रहा है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज में व्यक्ति क्या कर सकता है, उस आवाज को सुन सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है, मतलब कितनी आवाज तक इंसान सुन सकता है, तो ये 70 से लेके 85 डिग्री तक 85 डेसिबल तक क्या कर सकता है, सुन सकता है। आगे कह रहा है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोनोमीटर का किया जाता है। कंपनशील कोई चीज है उसका रज्जु के व्यवहार का पता करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए किस चीज का, सोनार का सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा क्या है, तो कहाँ भारत में जो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है वो कितने से कितने तक की आवाज का ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, तो ये 40 से लेकर 45 डेसिबल तक। फिर है किसमें ध्वनि आर पार नहीं जाती है, तो ये निर्वात में क्या है, ध्वनि आर पार नहीं जाती है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यम से चल सकती है, तो ध्वनि तरंगें ठोस में भी जा सकती हैं, द्रव्य में भी जा सकती हैं और गैस में भी जा सकती है, बस निर्वात में नहीं चलती हैं। आगे कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो ये कितनी होगी, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर कह रहा है पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग की जाती है, तो क्या किस चीज से ध्वनि की रिकॉर्डिंग की जाती है पानी के अंदर, तो ये हाइड्रोफोन है, उससे क्या किया जाता है, पानी में डालकर उसकी तरंगों की ध्वनि रिकॉर्ड की जाती है। अब कह रहा है विशालकाय धातु में दरार का पता लगाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो ये पराश्रव्य तरंगों का करते हैं, और पराश्रव्य तरंगों का ही चमगादड़ और डॉल्फिन करते हैं। तो अगर विशालकाय कोई धातु है, अगर उसमें दरार आ गई है तो फिर कैसे पता करेंगे, पराश्रव्य तरंगों से। आगे कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्वनि नापने के लिए। आगे कह रहा है किस उपकरण में समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये सोनार से। आगे है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये 40 डेसिबल की। आगे कह रहा है मनुष्य के लिए सुर की सह सीमा कितनी है, तो कितनी तक आवाज मानव बर्दाश्त कर सकता है, तो ये 85 से लेकर 90 डेसिबल तक कर सकता है, उसकी सुनने तक की सीमा है।
आगे, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंगें चलती हैं तो कैसे चलती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती हैं, जो ध्वनि तरंगें चलती हैं वो। आगे, डेसिबल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तरंगें। डेसिबल नापने किस चीज के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए। आगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो किसमें होगी, लोहा में। अब कह रहा है ध्वनि के स्रोत पर परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे, तो ये कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। अब ये कह रहा है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो परम शून्य है वो क्या है, तो कह रहा है तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है उसे हम कहते हैं परम शून्य, मतलब सब चीज शून्य हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो वहाँ कहते हैं हम परम शून्य। आगे है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दशा निर्भर होती है, तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर होगी। कोई ऊष्मा है उसके प्रवाह की दशा निर्भर होगी, कैसे होगी, अगर कोई दो चीजें तो उनका अलग अलग तापमान है तो फिर अलग अलग निर्धारित होगी। आगे, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, बुरादा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इस वजह से बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। अब ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो कैसे आती है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी पर वो कैसे आती है, विकिरण से आती है। आगे, अब कह रहा है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, तो ये कह रहा है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर। अगर बॉडी और बीच जो आसपास चीजें हैं उसका तापमान कैसा है उसी के हिसाब से निर्भर करती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है, तो पारा हमेशा क्या हो जाता है, कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है। अब कह रहा है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, तो स्थलीय विकिरण के कारण, मतलब जो पृथ्वी ने जो एब्जॉर्ब कर लिया है वो उसकी ऊष्मा निकलती है, तो उसके स्थलीय विकिरण के कारण क्या होता है, वहां की ऊष्मा गर्म होती है। तो ऊष्मा कैसे मिलती है, स्थलीय विकिरण के कारण। आगे, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। आगे, मिट्टी के तेल, जल, एल्कोहल एवं पेट्रोल द्रव्यों में से कौन से द्रव्य वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, तो एल्कोहल का क्या होता है, जल्दी वाष्पन हो जाता है। आगे कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, तो कितना होता है, तो जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होता है पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, जो समुद्र तल है उससे कम होगा। आगे, कौन से तापमान पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं, तो परम शून्य पर क्या हो जाता है, आणविक गतियां रुक जाती हैं। फिर आगे है ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतल काल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है, तो ऐसा क्या होता है कि जो मिट्टी के मकान थे वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे, तो ये कह रहा है जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। तो जब गर्मी होती है तो वहाँ जल के वाष्पन से ठंडे रहते हैं, और जो उनका जल वाष्पन में सर्दियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाले, और जो सर्दी है तो उसमें क्या है, उनके छिद्रों में जब आती है धूप तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते, तो इस वजह से गर्म रहते हैं। अब कह रहा ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आगे, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले तो घटेगा फिर उसका बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। आगे, इस गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सफल विधि किस स्थिति में होती है, तो ये पूछ रहा है कौन सी विधि, तो ये कह रहा है कम तापमान और उच्च तापमान से क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को द्रव्य में बदल सकते हैं। कम तापमान और उच्च दाब। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोथर्मल कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। आगे, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का होता है, तो ये कह रहा है वाष्पशील द्रव्य के वाष्पन द्वारा। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का होता है, वाष्पशील द्रव्य का वाष्पन द्वारा। अब है जल वाष्पीकृत नहीं होता है, क्यों नहीं होता, यदि आर्द्रता 100% हो, तो क्या नहीं होगा, जल वाष्पीकृत नहीं होगा अगर आर्द्रता 100% होगी। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो ये पारा है, उसका गलनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर आया जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है, तो निम्न वायुमंडल दाब पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर है मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशान अनुभव करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता, तो क्या करता है, मनुष्य आर्द्रता और गर्मियों में परेशान अनुभव करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता, मतलब जो पसीना है वो नहीं निकलता है, तो क्या होता है, मनुष्य गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। अब आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो एक समान तापमान बनाए रखना है, जो तापमान है उसे एक समान बनाए रखना है, उसका कार्य है। आगे, सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है जब ताप का मान कितना हो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर
-40 डिग्री। अगर आप तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है तो कैसी हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी? तेज हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आगे के वन लाइनर आगे की वीडियो में करेंगे।